एक समय था जब भारत की राजनीति का मतलब ही था इंडियन नेशनल कांग्रेस। चाहे आज़ादी की बात करो या आज़ादी के बाद देश संभालने की, कांग्रेस का रोल हमारे देश की राजनीति और पॉलिटिक्स में बहुत ही मेजर रोल पे था। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि बीजेपी डोमिनेट कर रही है हमारे देश की राजनीति को। सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। आखिर कांग्रेस कैसे डाउनफॉल में चली गई, बीजेपी कैसे राइज की, इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हम हर एक डाउट को क्लियर करने वाले हैं। भारत की आज़ादी में कांग्रेस का रोल बहुत ही वाइड लेवल पे था। चाहे आप नेहरू की बात करो या वल्लभ भाई पटेल की, इन सभी ने अपने साइड से बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स किया था, जिसके वजह से ये है कि हमारे देश में हमको आज़ादी देखने को मिलती है। जिससे हुआ यूँ कि बेसिकली कांग्रेस एक डिफॉल्ट गवर्नमेंट बन के बैठी हुई थी हमारे देश के अंदर में, जो कि एक पेट्रियार्कल कल्चर या राजनीति या राजशाही की तरह हमारे देश को रूल कर रही थी। हमको पता है कि हमारे देश के अंदर में डेमोक्रेसी है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही फैमिली के जितने भी लोग हैं वही हमारे देश को चला रहे थे। जहाँ नेहरू के डेथ के बाद इंदिरा गांधी बनी हमारे देश की पीएम, जिससे हुआ यूँ कि पार्टी के अंदर में ही 1970 के समय में ही कुछ विवाद देखने को मिल रहे थे। सब अपनी सत्ता अपने फीट के लिए लड़ रहे थे, जो कि पार्टी के अंदर में पावर स्ट्रगल इतना वाइड लेवल पे फैल गया था कि पार्टी के अंदर खुद ही अराजकता फैली हुई थी। और जब 1975 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हमारे देश के अंदर में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया, हालांकि प्रेसिडेंट इसको डिक्लेयर किए थे, बट ये राय इंदिरा गांधी की थी। जिससे हुआ यूँ कि हमारे भारत के अंदर में प्रधानमंत्री की छवि दिन ब दिन गिरती नजर, भरोसा टूटने लगा। और ये सब चीज़ ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि हमारे भारत के अंदर में कोई अपोजिशन में कोई बड़ी पार्टी थी नहीं, जिसके चक्कर में ये था कि कांग्रेस अपनी ही मोनोपोली बना के देश को चला रही थी। और ये जितने सारे इंसिडेंट एक बीच का काम किया जिससे पार्टी डिक्लाइन होने लगी। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी के डेथ होने के बाद कोई भी पार्टी के अंदर में एक बड़ा लीडर था नहीं, जिसके चक्कर में पार्टी और भी ज़्यादा वीक होने लगी। 80s-90s के समय में भारत के अंदर में रीजनल पार्टी वाइड लेवल पे स्प्रेड हो रही थी और उनका वर्चस्व दिन ब दिन बढ़ते रहा। इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में कास्ट और रिलीजन कुछ ज़्यादा हद तक बढ़ने लगी, जिससे यह है कि हमारे भारत के अंदर में कॉलोनाइजेशन इरा कुछ ज़्यादा हद तक बढ़ने भी लगा। हालांकि ये सभी इंसिडेंट को कांग्रेस स्लोली एडॉप्ट कर रही थी, बट उतना ज़्यादा वाइड लेवल पे इस पे काम नहीं कर रही थी कि हमारे भारत के अंदर में पॉलिटिक्स इन सभी मुद्दों में आगे बढ़ रही थी। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी आराम से ग्रो कर रही थी अपने क्लियर आइडियोलॉजी लाइक हिंदुत्व और नेशनलिज्म के थ्रू। और साथ ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था आरएसएस का, जिसके वजह से बीजेपी ग्राउंड लेवल पे वाइड लेवल पे स्प्रेड कर रही थी। जिससे हुआ कि 1999 से सन 2004 तक भारत के अंदर में बीजेपी की सरकार बनी बैठी थी। इससे पहले भी हुआ था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही सत्ता टूट गई थी, जिससे बीजेपी 1999 से सन 2004 तक अटल बिहारी जी के नेतृत्व में हमारे देश की सत्ता को चला रही थी। बस बात यह है कि इससे पहले भी सरकार बनी बैठी थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ये निलंबित हो गई थी। यह हार कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा बड़ी थी, जिसके वजह से यह है कि कांग्रेस यूपीए की गठबंधन में उसके बाद के चुनाव में लड़ता है और उसके बाद सत्ता में वापस आ जाता है। ये जो हार थी वो कांग्रेस के लिए बहुत ही बड़ी सबक थी, जिसके बाद कांग्रेस 2004 के चुनाव में यूपीए अलायंस के थ्रू एक सरकार बनाती है जो कि लीड कर रही थी भारत को। लेकिन इसी पीरियड में कुछ बड़े बड़े स्कैम हुए जिसने कांग्रेस की नींव ही हिला के रख दी। 2008 में 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, 2009 में सत्यम स्कैम, 2012 में आदर्श स्कैम प्लस चॉपर स्कैम, 2011 में कैश फॉर वोट स्कैम, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम स्कैम। ये जितने सारे स्कैम हैं वो कांग्रेस की नींव हिला के रख दिए, जिससे हुआ यूं कि लोगों का भरोसा कांग्रेस के प्रति धीरे धीरे टूटने भी लगा। देश में करप्शन कुछ वाइड लेवल पे ही स्प्रेड होने लग रहा था, जिससे एट द एंड हुआ यूं कि कांग्रेस के लिए लोगों का पब्लिक कनेक्शन टूट ही गया था। फिर इसके बाद बीजेपी 2013 के चुनाव में अपने एक स्ट्रॉन्ग लीडर प्रोजेक्शन के थ्रू सत्ता में वापस आती है। इट्स मीन दैट नरेंद्र मोदी के थ्रू। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी बीजेपी के लिए, बल्कि कांग्रेस का ये डाउनफॉल भी स्टार्ट हो गया था इस चुनाव के बाद, जो कि अभी तक बीजेपी भारत के अंदर में एनडीए गठबंधन के थ्रू रूल कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि इतने सालों में कांग्रेस आगे बढ़ क्यों नहीं पाया। देखिए, कुछ मेजर इशू हैं जिसके चक्कर में कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पाया। फर्स्ट अगर देखें तो लीडरशिप कंफ्यूजन। आप बुरा माने या कैसे भी, हमारे भारत के अंदर में राजनीति में अगर कांग्रेस को अगर देखें तो लोग उतना ज़्यादा भरोसा नहीं कर पा रहे हैं राहुल गांधी के ऊपर में। क्यों? देखिए, राहुल गांधी करते क्या हैं। बिहार के चुनाव के समय में साफ एग्जांपल एक बता देता हूं कि चुनाव चल रहा था, लेकिन राहुल गांधी जी कैलिफोर्निया में थे। चुनाव के कुछ दिनों पहले वो आ जाते हैं बिहार के चुनाव में और जाके वोट मांगने चले जाते हैं। ऐसे में थोड़ी मिल जाएगा सर वोट, जो कि राहुल गांधी जी सत्ता में नहीं है। इनको बहुत अच्छे से काम करना था, बट ये तो अपनी छुट्टियों से फुर्सत मिले तब ना काम कर पाएंगे। अब वहीं अगर हम बीजेपी को अगर देखें तो अपने क्लियर आइडियोलॉजी के थ्रू वो चुनाव लड़ते हैं,
बात यह है कि ग्रुपिंग हो जाते हैं। बिहार के ही चुनाव में अगर हम एग्जाम्पल पे देखें तो जितने सारे सीएम हैं, चाहे कोई भी राज्य के हों, बड़े बड़े जो नेता हैं वो वोट मांगने के लिए चले जाते हैं। सब लोग वाइड लेवल पे वर्क करते हैं, जिसके कारण ये है कि सत्ता बैठ जाती है, जिससे यह है कि बीजेपी स्टेट लेवल भी हर चुनाव को जीत रही है और जिससे बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग पार्टी बन गई है। देखिए, भारत के चुनाव में होता यही है कि लोग धर्मवाद, जातिवाद फैला कर अपना चुनाव वोट बैंक को सिक्योर कर लेते हैं। चाहे कोई भी, हम बात नहीं कर रहे हैं कोई पर्टिकुलर लीडर की, हर कोई लीडर अपने साइड से ये चाहता है कि उसकी पार्टी सत्ता में आए। इसके लिए वो चाहे जिस प्रकार से भी काम करे, पार्टी में जो भी शब्द बोले। बात यह है कि हमारे भारत के अंदर में जब तक ये धर्मवाद और जातिवाद हटेगा नहीं, तब तक हमारे देश के अंदर में एक सेक्युलर डेमोक्रेसी नहीं बन पाएगा, जो कि हमारे देश के अंदर में डेमोक्रेसी है। लोग बात करते हैं कि हमारा देश डेमोक्रेटिक नेशन है। डेमोक्रेसी का मतलब ही है सब समान। आप ही के बीच में कोई इंसान चुनाव के लिए उठता है और वो जीतता है या हारता है, लेकिन बात यह है कि आप अपने हिसाब से वोट देके उन्हें जिता रहे हैं। आपका वोट जो रहता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हर किसी के लिए। चुनाव के समय में हर कोई इंसान आपके पैर पड़ जाता है, बस उसे आप वोट दे दो। एक तो चुनाव के बाद आपको पूछेंगे नहीं, या पूछेंगे तो बहुत अच्छे से इज्जत भी करेंगे, लेकिन बात यह है आप सही इंसान को अगर वोट देंगे, सही प्रकार के इंसान को आप आगे खड़ा करेंगे, तो वो आपकी बातों को सुनेगा, आपके हक में लड़ेगा। आप पैसों के चक्कर में अगर चुनाव के समय में आप अपना वोट फालतू किसी को भी दे देंगे तो ये गलत बात है। या बस आप ये देखो कि आपके रीजन में कोई चुनाव लड़ रहा है, वो इंसान कैसा है, उसका काम करने का तरीका कैसा है। आप सेंटर के ही भरोसे में आप उसे वोट दे देंगे, ये फराफर गलत बात है, जो कि ये चीज़ हमारे भारत के अंदर में हो ही रहा है। कोई भी इंसान खड़े हो जा रहे हैं एक पर्टिकुलर पार्टी के थ्रू, वो जीत भी जा रहा है, क्योंकि एक हवा बन के बैठा हुआ है हमारे भारत के राजनीति में कि हम इसको वोट देंगे तो वो आगे बढ़ेंगे। चाहे आप कोई भी पार्टी की बात करो, बस बात यह है कि आप अपनी मांग करो, आपको क्या चाहिए, आपको क्या वांट्स है, ये अगर वो सामने वाले इंसान फुलफिल कर पा रहे हैं, उसी को आप वोट दें। ऐसे ही किसी को भी अपना वोट देकर अपना वोट जाया ना करें। देखिए, इस वीडियो में हमने 50% तो फिलहाल हमारे देश के पॉलिटिक्स को समझ लिया है। अगर आपको वीडियो नेक्स्ट पार्ट इसका बनाऊं तो आप डेमोक्रेसी जरूर लिखें कमेंट में, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर बनाऊंगा। अब आगे क्या होता है वो तो फ्यूचर ही बताएगा। क्या कांग्रेस कम बैक कर पाएगी या हमारे भारत के अंदर में बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग पार्टी बन के बैठी ही रहेगी। देखिए, कोई भी पार्टी अपने हिसाब से रूल करती है, हर कोई चाहता है कि वो डेवलपमेंट करे, हर कोई चाहता है कि वो देश के लोगों की सुने। बस बात यह है कि कुछ लोगों के चक्कर में पार्टी बदनाम हो जाती है, जिसके चक्कर में लोगों का भरोसा भी धीरे धीरे टूट जाता है, जो कि हमने डिस्कस किया भी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।